बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद जनाब भाई साहब। यू आर वेलकम। चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस। मॉर्टगेज का मतलब क्या है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, आज के लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्टार्ट हम करते हैं बोरोइंग पावर से। कि कंपनी कर्ज ले सकती है। अगर कंपनी को कर्ज लेने का इख्तियार है तो इसका फैसला किसने करना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या बोरोइंग पावर के बारे में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई बात लिखी हुई होनी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, उसूली तौर पे तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर वाज़े तौर पे कुछ नहीं भी लिखा हुआ बोरोइंग पावर के बारे में मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो उसके बावजूद हमारा कानून ये कहता है कि कंसिडर यही किया जाएगा। अब ये लफ्ज़ जो किताब में लिखा हुआ है डीम्ड टू इंक्लूड, डीम्ड मतलब कंसिडर्ड, कंसिडर यही किया जाएगा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के तहत कंपनी को बोरोइंग का इख्तियार है, कंपनी कर्ज ले सकती है। ठीक है, कंसिडर यही किया जाएगा। तो ये वाला समझ आ गया हिस्सा जो लिखा हुआ है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी डीम्ड टू इंक्लूड। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है कि ये बोरोइंग मतलब किस किस तरीके से। तो उसमें आगे कोई अल्फाज आ गए हैं कि एडवांसेस, लोन्स, इवन सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। वैसे आमतौर पे जब कंपनी कर्ज लेती है तो उस कर्ज की बुनियाद पे कंपनी को इंटरेस्ट अदा करना होता है क्रेडिटर को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। तो इवन अगर एक कंपनी ऐसी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है विच आर नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, तो इसकी भी इजाज़त है। मतलब क्या मतलब इसका, सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट मतलब ऐसा कौन सा होगा क्रेडिटर के जो ये चाहेगा कि हमें इंटरेस्ट ना मिले। ठीक है, तो उसकी वजाहत ये है कि कंपनी यूं अरेंजमेंट कर सकती है क्रेडिटर के साथ कि जनाब हम आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि हम आपको प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेशन करवाएंगे। आप समझ आ गए, प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेशन। तो इंटरेस्ट की बजाय, यानी मार्कअप देने की बजाय, कोई फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देने की बजाय पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। तो इस अरेंजमेंट की बुनियाद पे आप क्रेडिटर को अगर राज़ी कर लें, कन्विंस कर लें, तो इस तरह भी आप कर्ज ले सकते हैं। वही तो कह रहे हैं ना, बात तो है कि उसको अगर आपके इस ऑफ़र पे अगर क्रेडिटर राज़ी हो जाए, कन्विंस हो जाए, ठीक है। वरना फिर वो तो तरीका है ही है इंटरेस्ट वाला कि सिक्योरिटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, वो तो फिर है ही है। अच्छा, उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग पावर्स। अभी कल के लेक्चर में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, याद करें, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कल टॉपिक आपने पढ़ा था। तो उसमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब तक कंपनी को बिजनेस कमेंस करने की इजाज़त मिल नहीं जाती तब तक कंपनी ना तो अपने ऑपरेशंस कमेंस कर सकती है और ना ही बोरोइंग कर सकती है। तो वही बोरोइंग वाला पॉइंट अब यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि उस वक्त तक कंपनी बोरोइंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक के बिजनेस कमेंस करने की इजाज़त मिल ना जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके बारे में कि आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बिजनेस कमेंस करने के लिए कुछ शराइत हैं जो पहले पूरी करनी पड़ती हैं, और फिर एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। अगर डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर ले, रजिस्टर कर ले, तब जाके कंपनी को बिजनेस भी कमेंस करने की इजाज़त है और बोरोइंग पावर एक्सरसाइज करने की भी इजाज़त है। ठीक हो गया।
तो ये रिस्ट्रिक्शन कल भी पढ़ ली थी, अब हमने उसको रिपीट कर लिया, दोहरा लिया उसको। अच्छा, इसके बाद है कि क्या हमारे कंपनीज एक्ट ने कोई मैक्सिमम अमाउंट बताई है कि कंपनी इससे ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी अमाउंट का कर्जा लिया जा सकता है? तो उसका जवाब है कि कंपनीज एक्ट ने कोई मैक्सिमम लिमिट या कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं बताई। अलबत्ता अगर कोई मैक्सिमम अमाउंट तय की जानी है तो वो फिर कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख ले, ठीक है। एक्ट ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन अगर कोई मैक्सिमम अमाउंट या कोई मैक्सिमम लिमिट आपने तय करनी है तो फिर आर्टिकल्स में वो लिखी जा सकती है। सर जो देते हैं तो किस चीज़ को देख लेते हैं? मतलब एक तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देख के। तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, क्रेडिटर जब कर्ज देता है तो इन सारी चीज़ों को पहले मेक श्योर करता है, ठीक हो गया ना। और फिर जाके जब उसको मतलब ये तसल्ली हो जाए कि इस एक तो इस कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस है, दूसरा ये कर्ज वापस करने की सलाहियत रखती है, इसके पास इतने एसेट्स हैं कि अगर कल को ये कर्ज की रकम वापस नहीं करती तो एसेट्स बेच के कर्ज की रकम रिकवर हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर करके फिर क्रेडिटर कंपनी को कर्ज देता है। अच्छा, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग बोरोइंग पावर्स टू प्लेज। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट है पावर टू प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज, कंपनीज एसेट्स। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि ये मॉर्गेज और चार्ज का मतलब आज एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करता, जब इसकी प्रॉपर हेडिंग्स आएंगी तो वहीं पे जाके इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। बहरहाल हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी को ये भी इख्तियार है कि कर्ज की रकम को सिक्योर करने के लिए बतौर सिक्योरिटी अपने कोई ना कोई एसेट या कोई ना कोई प्रॉपर्टी कंपनी मॉर्गेज कर सकती है, प्लेज कर सकती है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकती है। जनरली आपने ये अल्फाज शायद सुने हुए होंगे, प्लेज या मॉर्गेज। अगर माशाल्लाह सब ने सुने, चले अगर नहीं भी सुने हुए तो आज हमने इसको डिफाइन करना है आज एक लेक्चर के अंदर ना, कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्लेज की, मॉर्गेज की, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। बहरहाल कंपनी को ये भी इख्तियार है कि लोन को सिक्योर करने के लिए कंपनी अपना कोई एसेट प्लेज कर सकती है, मॉर्गेज कर सकती है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकती है। उसके बाद पॉइंट है जी मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग बोरोइंग पावर्स। मतलब ये कि इसके बारे में फैसला करना किसने है, बोरोइंग के बारे में। तो देखें, इधर देखिए जी प्लीज़, किसने डिसाइड करना है, किसने फैसला करना है, किसके फैसले की बुनियाद पे कर्जा लिया जा सकता है, तो उसके बारे में डिसाइड किसने करना है। तो उसमें दो चीज़ें उसने यहाँ पे दी हैं। नंबर वन, या तो इसका फैसला होगा जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग में फैसला करने का मतलब ये है कि जो एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स हैं, यानी वो शेयर होल्डर्स के जो जनरल मीटिंग अटेंड करने और यहाँ पे आके वोट कास्ट करने का हक रखते हैं, या तो इस बारे में वो फैसला करेंगे, और नहीं तो फिर बोरोइंग के बारे में जो फैसले का इख्तियार है वो डायरेक्टर्स को भी दिया जा सकता है। सो शायद ये लफ्ज़ आपने पढ़ लिया हो, वेस्टेड, VESTED, वेस्टेड मतलब स्पुर्द कर देना, हैंड ओवर कर देना। तो डायरेक्टर्स को भी ये बोरोइंग पावर वेस्ट की जा सकती है, डायरेक्टर्स को भी इख्तियार दिया जा सकता है कि जनाब आप बोरोइंग के बारे में फैसला कर लीजिएगा। ठीक हो गया। दो बातें ज़रा दोहरा दें अभी तक जो आपने पढ़ी हैं। बोरोइंग करने के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार किसके पास है? या तो ये फैसला जनरल मीटिंग में किया जा सकता है, और या फिर डायरेक्टर्स को ये काम सौंपा जा सकता है, इसका इख्तियार डायरेक्टर्स को दिया जा सकता है कि जनाब आप इसके बारे में फ़ैसला कर लीजिएगा। अगर डायरेक्टर्स को, अब ये डायरेक्टर्स से जुड़ी हुई बात अब आने लगी है, अगर डायरेक्टर्स को बोरोइंग के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार दे दिया गया तो आर्टिकल्स में कोई लिमिट भी लगाई जा सकती है, डायरेक्टर्स के इस इख्तियार के ऊपर लिमिट भी लगाई जा सकती है। क्या मतलब है डायरेक्टर्स के इख्तियार के ऊपर लिमिट लगाई जा सकती है?
यानी कि कोई मैक्सिमम अमाउंट मुकर्रर की जा सकती है कि इस रकम से ज़्यादा रकम कर्ज लेने का फ़ैसला नहीं आप कर सकते। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इतनी रकम कर्ज लेने का फ़ैसला कर सकते हैं, और अगर इससे ऊपर रकम कर्ज लेनी है तो वो फिर आप मामला रेफ़र कर दें जनरल मीटिंग को। ठीक हो गया, फिर वो शेयर होल्डर्स उसका फ़ैसला करेंगे। तो बहरहाल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स के कर्ज लेने के इख्तियार के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई लिमिटेशन भी लगाई जा सकती है। ओके हो गया जी? ओके, इसके बाद है अल्ट्रा वायरीज बोरोइंग। पहले तो इन दो अल्फाज के मतलब आप जान लें। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायरीज का मतलब होता है पावर्स। दोनों को मिला के पढ़े तो मतलब क्या बनेगा? अल्ट्रा वायरीज का मतलब क्या बनेगा? बियॉन्ड पावर्स। बियॉन्ड पावर्स का मतलब क्या है? इख्तियारात से बढ़ के, ठीक है, एक्सीडिंग पावर्स। अब तीनों अल्फाज को मिला के पढ़ लेते हैं। अल्ट्रा वायरीज बोरोइंग यानी ऐसी बोरोइंग के जो इख्तियारात से बढ़ के की गई हो, ठीक है, पावर्स से बियॉन्ड जाके अगर कोई बोरोइंग की गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरीज बोरोइंग। अच्छा, अब ये अल्ट्रा वायरीज बोरोइंग कौन या कैसे हो सकती है, इसकी वजाहत क्या है? मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको ये बात समझाता हूँ, जिससे ये पैराग्राफ में लिखी हुई लैंग्वेज भी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर ये डिसाइड किया गया कि कंपनी 100 मिलियन कर्ज ले सकती है, 100 मिलियन रुपीस, ये डिसाइड किया गया। कंपनी, शायद आपने ये लफ्ज़ ओवरलुक कर दिया हो शायद, और अगर मैं आपके बारे में अच्छा गुमान रखूं तो मुमकिन है कि आपने गौर से सुन भी लिया। कौन सा वर्ड? कंपनी के बारे में डिसाइड किया गया कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्ज ले सकती है? ये लेगी ₹100 मिलियन। डन हो गया। साथ ही एक बात और भी डिसाइड कर ली गई कि डायरेक्टर्स 50 मिलियन रुपीस की हद तक कर्ज का फैसला खुद कर सकते हैं। दो फैसले किए गए हैं, दो डिसीजंस किए गए हैं। एक का ताल्लुक किसके साथ है? कंपनी के साथ। दूसरे का ताल्लुक किसके साथ है? डायरेक्टर्स के साथ। अब अगर 100 मिलियन से ज्यादा का कर्ज ले लेता है कंपनी के लिए, तो इसको कहते हैं अल्ट्रा वायरीज द कंपनी। और अगर डायरेक्टर्स ने 50 मिलियन की बजाय 60 मिलियन का कर्ज लेने का फैसला कर लिया, तो ये है अल्ट्रा वायरीज दी डायरेक्टर्स। भाई कुछ समझ आया? अल्ट्रा वायरीज द कंपनी क्या था, वो मेरा ख्याल सवाल है। अल्ट्रा वायरीज द कंपनी क्या था, ये समझ आ गया। दूसरा, हाँ बोले कि हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कंपनी से ज़्यादा कर्ज ले सकती है? हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप लगाना चाहें तो, अगर लगाना चाहें तो वो रिस्ट्रिक्शन आप आर्टिकल्स में लिख लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बताएंगे दो टर्म्स समझ आ गई? कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल की हमने? अल्ट्रा वायरीज द कंपनी, ये एक टर्म है, और अल्ट्रा वायरीज द डायरेक्टर्स, ये दूसरी टर्म है। ये दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं। अल्ट्रा वायरीज द कंपनी का मतलब क्या था कि, हैं जी, नहीं पहले ये तो समझ लेना, अल्ट्रा वायरीज द कंपनी क्या है और अल्ट्रा वायरीज द डायरेक्टर्स क्या है। ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरी टर्म सुन लें। अगर ये जो अभी भी मैंने कहा था कि अगर डायरेक्टर्स ने 50 मिलियन से ज़्यादा कर्जे का फैसला कर लिया, मिसाल के तौर पे 60 मिलियन का, तो ये अल्ट्रा वायरीज द डायरेक्टर्स तो है, लेकिन ये इंट्रा वायरीज द कंपनी है। इंट्रा वायरीज विद इन द लिमिटेशन ऑफ कंपनी। तो फिर क्लास में वापस आए थोड़ी देर के लिए, अल्लाह आपका भला करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी जनाब। कंपनी की लिमिट कितनी लगाई थी आपने? 100 मिलियन। और अगर डायरेक्टर्स ने कर्ज लेने का फैसला कर लिया 60 मिलियन का, तो अगरचे डायरेक्टर्स ने अपने इख्तियार से एक्सीड किया है, लेकिन ये कंपनी
की जो लिमिट मुकर्रर की गई थी उसके तो अंदर अंदर है ना, तो इसको बोलते हैं इंट्रावायरीज द कंपनी, यानी ये विद इन द लिमिटेशन ऑफ कंपनी है, जो कंपनी के लिए आपने लिमिट लगाई थी उसके तो अंदर अंदर है ना ये, सो इट इज कॉल्ड इंट्रावायरीज द कंपनी। डन हो गया जी सबके लिए? अच्छा अच्छा, इसके बाद है अल्ट्रावायरीज बोरोविंग भी हो गया, इंट्रावायरीज भी हो गया। फॉर्म्स ऑफ बोरोविंग जी, बोरोविंग किस किस तरह की जा सकती है, लाइक कितने तरीके हैं बोरोविंग के हैं? फॉर्म्स का मतलब वेज, कितने तरीके हैं, किस किस तरह कंपनी बोरोविंग कर सकती है। तो उसमें सबसे पहला है बोरोविंग बाय इशूइंग डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करके कंपनी बोरोविंग कर सकती है। अब डिबेंचर एक तो आप लोगों ने खैर ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। क्या चीज़ है डिबेंचर? डेट लेके, तो डेट के सबूत के तौर पे कंपनी ने जो कुछ सर्टिफिकेट इशू किया है उसको क्या कहते हैं? डिबेंचर। ठीक है, अब ये डिबेंचर ना दो किस्म के होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि अगर कंपनी ने किसी एक ही पार्टी से मिसाल के तौर पे प्राइवेटली कर्ज लिया और उसको डिबेंचर दे दिया, तो उसको नाम दिया जाता है सिंगल डिबेंचर का। ठीक है, सिंगल डिबेंचर, ये देखें जहां पे लिखा हुआ है प्राइवेटली वाला, तो अगर इसका नाम आप नोट कर लें तो मेरे ख्याल में आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर प्राइवेटली किसी एक पार्टी से लोन लेके उसको डिबेंचर इशू कर दिया, तो ये डिबेंचर क्या कहलाएगा? सिंगल डिबेंचर। और अगर मिसाल के तौर पे कंपनी ने पब्लिकली डिबेंचर इशू किए हैं, बहुत से अफराद से कर्ज लेके तो उनको डिबेंचर इशू किए हैं, तो फिर उन तमाम डिबेंचर्स को कलेक्टिवली मजमूई तौर पे जो नाम दिया जाएगा वो नाम दिया जाएगा डिबेंचर स्टॉक। ये है डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक, हाँ, मतलब अगर पब्लिकली डिबेंचर्स इशू किए गए हैं बाय द कंपनी, तो फिर मजमूई तौर पे, अल्लाह करे कि ये लफ्ज़ आपको समझ आ जाए, मजमूई तौर पे, अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिवली, तो फिर उन कलेक्टिवली उनको क्या कहेंगे? डिबेंचर स्टॉक कहते हैं। तो बहरहाल ये कंपनी की मर्जी है कि वो सिंगल डिबेंचर इशू करके कर्ज लेना चाहती है या डिबेंचर स्टॉक के ज़रिए कर्ज लेना चाहती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, अब यहाँ पर रुक के उस लफ्ज़ के साथ इसका कंपैरिजन करें, जिनको शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स, तो जिनको डिबेंचर इशू किए गए हैं तो वो क्या कहलाएंगे? डिबेंचर होल्डर्स। और डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, जो एक आम इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिटर्स। सो यकीनन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। दो बातें मुकम्मल होगी। अब तीसरी बात, डिबेंचर्स के बारे में ही एक थर्ड पॉइंट, इधर देखें ज़रा। है तो ये कर्ज ना, ये जो डिबेंचर्स हैं है तो ये फॉर्म ऑफ बोरोविंग, लोन है, डेट है कंपनी के ऊपर, बताएं? ओके, तो क्रेडिटर्स ये नहीं कह सकते, डिबेंचर होल्डर्स क्या ये कंपनी से डिमांड नहीं कर सकते कि जनाब हमें इस बात की ज़मानत दें कि हमारा कर्जा वापस होगा? ठीक है, डिमांड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी से डिमांड की और डिबेंचर होल्डर्स की डिमांड पे कंपनी ने उनके कर्ज को सिक्योर करने का बंदोबस्त कर दिया, अपना कोई एसेट प्लेज करके या मॉर्गेज करके, तो इसको हम कह सकते हैं डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। ठीक है, और अगर मैं ये अल्फाज बोलूं तो अब इसको आप लोगों ने इंटरप्रेट करना है कि इसका मतलब क्या है। डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स की जानिब से जो कर्ज के तौर पर रकम ली हुई है उसको सिक्योर करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की, कोई चीज़ प्लेज नहीं की।
कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया। ये चार्ज की वजह अभी थोड़ी देर के बाद आने वाली है। अब आप किताब देख ले, यहाँ पे शायद आपको नजर आ ही जाए, डिबेंचर्स मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ओके हो गया? तो सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी अपना कोई एसेट मॉर्गेज कर सकती है, प्लेस कर सकती है। डन कर दें जी, आगे चलें। फिर है बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। नो 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 नो, ये डिबेंचर्स था। डिबेंचर्स के बाद नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक कंपनी बोरोइंग कहाँ से कैसे कैसे कर सकती है। तो उसमें पहला टॉपिक कौन सा खत्म किया अभी हमने? बोरोइंग किस तरह की जाए? डिबेंचर इशू करके। और दूसरा टॉपिक है कि बोरोइंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस से मुराद बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक हो गया? कमर्शियल बैंक्स और ये सारे इसमें आते हैं क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अच्छा, मुदारबा भूल गए? बहुत पहले पढ़ा था हमने शुरू में मुदारबा, याद करें। नहीं उधर तो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, हमने लॉ में पढ़ा हुआ है, कंपनी लॉ के अंदर मुदारबा पढ़ा हुआ है। नेम्स वाले टॉपिक के अंदर, उस वाले टॉपिक के अंदर मुदारबा भूल गए। नहीं याद है सर। वो उनकी बात कर। अच्छा, यानी आप अपने आप को कह रहे हैं कि आप पूरी क्लास हैं। ठीक है, आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता। और जो इतनी सारी आवाजें आ रही हैं कि जनाब याद है, वो एक पार्टी की तरफ से सरमाया, दूसरी पार्टी की तरफ से एफर्ट या सर्विसेज मिलके कारोबार कर रहे हैं। एक का कैपिटल, दूसरी की तरफ से सर्विसेज या एफर्ट या जो भी। अब याद आ गया है? या अब आ गया जनाब याद? अब जनाब याद आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, दो सोर्सेज आपने पढ़ लिए हैं। पहला क्या था? डिबेंचर्स के जरिए, दूसरा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस से कर्ज लेना, और तीसरा अदर सोर्सेज में क्या आ गया कि जो कंपनी के मौजूदा जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनसे आप कह दें कि बजाय इसके कि कंपनी न्यू शेयर इशू करे, आप ऐसा करें, आप कंपनी को कर्ज के तौर पर रकम दे दें। तो कंपनी के अपने ही शेयर होल्डर से भी कहा जा सकता है कि आप लोग कंपनी को कर्ज दे दें, तो कंपनी आपको कर्ज की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करेगी और उसके ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको अदा करेगी। तो इस तरह भी लोन का अरेंज किया जा सकता है। ओके हो गया जी? हाँ, इतना ही है तकरीबन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, कहते हैं ये जो बोरोइंग का तरीका है, यूजुअली ये अनसिक्योर्ड होता है। गैस करें इसका मतलब क्या होगा? यानी आम तौर पे बोरोइंग के इस तरीके में कंपनी को अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज या प्लेज नहीं करनी पड़ती। यूजुअली का लफ्ज भी नहीं बोलना, आम तौर पे ऐसा है। हाउएवर साथ ही आगे वो कहता है, हाँ अगर वो शेयर होल्डर्स कहें कि जनाब हमारे इस कर्ज की रकम को सिक्योर करने का बंदोबस्त किया जाए, ठीक है, कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज या प्लेज करे, तो उसका मतलब है उस केस में अगर कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज या प्लेज कर दी तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? ये भी बोरोइंग सिक्योर कर दी गई है। ठीक है, बहरहाल उसने अपना एनालिसिस दिया है कि आम तौर पे ये अनसिक्योर्ड होती है। वजह बताएंगे कोई? गैस करें, मतलब गैस कर लें कि आम तौर पे ये अनसिक्योर्ड क्यों होती होगी। गैस नहीं, क्योंकि ये तो अपने बंदे हैं ना, ठीक है, अपने इन्वेस्टर्स हैं, अपने शेयर होल्डर्स हैं, ये आउटसाइडर को क्रेडिटर नहीं है। तो हो सकता है कि ये लोग कंपनी से रियायत कर दें ये चीज कि यार घर की बात है, घर का मामला है। ठीक है, आगे कौन सा किसी गैर को कर्ज की जरूरत है? फिर है फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। चलें जी, बिलाखिर वो टॉपिक आ ही गया कि जिसका मैं बार बार रेफरेंस दे रहा था। सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी अपना कोई एसेट वगैरह रखवा सकती है कर्जे की रकम को सिक्योर करने के लिए
कि अगर कर्जे की रकम कंपनी वापस ना कर सकी तो चलें ये जो सिक्योरिटी के तौर पे एसेट रखवाया गया था इसको बेच के तो कर्जे की रकम रिकवर हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला है प्लेज। प्लेज का मतलब क्या है कि कंपनी अपना कोई मूवेबल एसेट, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसका पोजेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन क्रेडिटर के हैंड ओवर करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में गाड़ी भी आ गई, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह भी आ गई, ठीक है। तो इस किस्म का कोई एसेट या प्रॉपर्टी अगर कंपनी ने उसका पोजेशन अगर हैंड ओवर कर दिया क्रेडिटर के, और अरेंजमेंट ये तय पाया कि जनाब कर्ज वापस कर दिया तो ये चीज़ आपसे वापस ले लेंगे, कर्ज की रकम वापस ना कर सके तो एसेट तो आपके पास पहले ही मौजूद है, इसको बेच के आप अपने पैसे पूरे कर लेना, तो इसे कहते हैं प्लेज। सो मैं चाहूँगा कि ज़रा मेहरबानी करके आप दो चीज़ों को ख़ास तौर पे हाईलाइट कर लें। एक तो ये प्लेज में इसकी पहचान जो दे रहा हूँ क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल एसेट, और दूसरा पोजेशन देना पड़ता है, पोजेशन ट्रांसफ़र करना पड़ता है क्रेडिटर को। ठीक हो गया? हाँ, उसका पोजेशन, फिजिकल पोजेशन जो है वो आप हैंड ओवर कर दें उसके। जैसे गाड़ी है, गाड़ी दे दें क्रेडिटर को, ठीक है, और डील क्या हुई होगी, तय क्या हुआ होगा, कर्ज की रकम वापस कर देंगे तो ये गाड़ी आपसे वापस ले लेंगे, नहीं तो गाड़ी तो आपके पास पहले ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बेलमेंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे इसका आसान सा मतलब आप नोट कर लें, डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब बेलमेंट का यहाँ मतलब क्या है, डिलीवरी। नहीं, डिलीवर कर देना यार, गुड्स को डिलीवर कर देना, ठीक है। किसकी तरफ से किसको डिलीवर कर देना, लेंडर ने करना, और लेंडर ने नहीं करना भाई साहब, बोरोवर ने करना। कंपनी ने क्रेडिटर को एसेट का पोजेशन डिलीवर कर देना है, ठीक है, एसेट का पोजेशन दे देना है क्रेडिटर को कंपनी ने। अच्छा, अब आ जाए मॉर्टगेज की डेफिनेशन के ऊपर। इसकी पहचान है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो ही चीज़ें हैं, लैंड और बिल्डिंग। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप, जिस तरह प्लेज वाले टॉपिक में मैंने आपसे कहा था ना कि दो चीज़ें ज़रा हाईलाइट कर लें, भला कौन कौन सी वाली जो प्लेज को डिस्टिंग्विश करती हैं, मूवेबल एसेट और दूसरा पोजेशन दे देना आपने। इसी तरह मॉर्टगेज के बारे में आपने दो चीज़ें जो याद रखनी है वो ये है कि एक तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा इसकी जस्ट ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है कंपनी की जानिब से क्रेडिटर को। और अरेंजमेंट ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि देखें पोजेशन हमारे पास रहेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन ओनरशिप हम आपको मुंतकिल कर रहे हैं। अब अरेंजमेंट ये है कि कंपनी ने कर्ज वापस कर दिया तो ओनरशिप आपसे वापस ले लेंगे, और अगर कंपनी कर्ज वापस ना कर सकी तो एसेट की जो मिल्कियत है, जो ओनरशिप है, वो तो पहले ही आपके पास है, तो फिर पोजेशन भी हम आपके हवाले कर देंगे। लेकिन कब, जब कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी तो। ठीक हो गया? तो मॉर्टगेज में ये दो चीज़ें हमें डिस्टिंग्विश्ड दो चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि इसमें जो एक एसेट इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, इमूवेबल एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड या बिल्डिंग, और दूसरा इसकी जस्ट ओनरशिप, मिल्कियत ट्रांसफ़र की जाती है, पोजेशन नहीं दे रहता, और तफसील आपको बता चुका हूँ। और तीसरी जो सिक्योरिटी की फॉर्म है वो है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी क्रेडिटर के साथ ये अरेंजमेंट करे कि जनाब हम इस वक्त ना तो अपने किसी एसेट की ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र करेंगे और ना ही किसी एसेट की पोजेशन ट्रांसफ़र करेंगे इस वक्त। अलबत्ता आपसे हम एग्रीमेंट करते हैं कि अगर कंपनी आपको लोन की रकम वापस ना कर सकी
तो एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट फिर कंपनी अपना ये वाला एसेट, जो मुमकिन है कि कंपनी स्पेसिफाई भी कर दे कि ये वाली बिल्डिंग है, ये वाला प्लॉट या ये वाली मशीनरी है, ये वाली गाड़ी, फिर उस वक्त हम आपके हैंड ओवर कर देंगे दोनों चीज़ें। कौन कौन सी वाली? उस एसेट का पोजेशन भी और उस एसेट की ओनरशिप भी। अब कुछ फ़र्क आप देख रहे हैं प्लेज मॉर्गेज का फ़र्क इसके साथ, चार्ज के साथ, क्या फ़र्क है? वो सर जी मूवेबल वाला मॉडल डिस्टिंग्विश करें। प्लेज में क्या किया गया था? मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन दिया गया था। प्लेज मॉर्गेज में क्या किया गया था? इनमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप दे दी गई थी। लेकिन चार्ज में हम क्या बात कर रहे हैं? ना आपने किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट की ओनरशिप दी है, ना आपने किसी एसेट या प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया है, जस्ट एग्रीमेंट किया है, जस्ट एग्रीमेंट क्रेडिटर के साथ। और वह एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ये है, वैसे तो वादा है कि हम लोन की रकम वापस करेंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन केस अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई और कर्ज की रकम वापस ना कर सकी तो फिर उस वक्त हम आपको कंपनी का एसेट, जो कि स्पेसिफाइड भी हो सकता है कि ये वाला एसेट, फिर हम आपको मुंतकिल कर देंगे। किस किस तरह मुंतकिल कर देंगे? पोजेशन भी दे देंगे उस एसेट का और ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए दो काइंड्स लिखी हुई हैं चार्ज की, जिससे ज़रा क्लैरिटी और हो जाएगी। पहला फिक्स्ड चार्ज और दूसरा फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या है कि कंपनी ने कोई एसेट स्पेसिफाई कर दिया। जैसे कंपनी ने लोन लेते हुए क्रेडिटर से कह दिया कि जनाब हमारी ये वाली जो बिल्डिंग है, मतलब स्पेसिफाई कर दी प्लॉट नंबर किस इलाके में वाक़ है, तो स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाली फलां बिल्डिंग जो है जिसका ये एड्रेस है, इतनी जगह है, ठीक है, इतने कनाल की, या उसकी लोकेशन सारा कुछ बता दिया। ये वाली बिल्डिंग, ये वाली प्रॉपर्टी हम आपके हैंड ओवर कर देंगे, पोजेशन भी दे देंगे और ओनरशिप भी आपको मुंतकिल कर देंगे। लेकिन कब? जब कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी। इसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड चार्ज। और ठीक है, अच्छा, इसमें किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि साहब क्या इसमें सिर्फ लैंड या बिल्डिंग वाली प्रॉपर्टी आती है? तो उसका जवाब है नहीं, कोई और एसेट भी कंपनी स्पेसिफाई कर सकती है। जैसे हमारी ये वैन है, या ये हमारा ट्रक है, ये हमारी व्हीकल है, या फलां हमारी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, प्लांट है, ये हम आपके हैंड ओवर कर देंगे, मिल्कियत भी और पोजेशन भी, अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो इस किस्म के चार्ज को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड चार्ज। अच्छा, इसके मुकाबले में होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है? मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको ये समझाऊंगा, ज़रा बेहतर हम समझ आएंगे। जैसे कि अगर कंपनी ने चार्ज तो क्रिएट करना है, लेकिन किसी फिक्स्ड एसेट के ऊपर नहीं करना, किसी स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर नहीं करना, बल्कि कंपनी ने यूं कहा क्रेडिटर को कि स्टॉक इन ट्रेड जो हमारा है ना, हम उसको दांव पे लगाने लगे हैं, इन्वेंट्री, ठीक है, आप हमें कर्ज दे दें, वादा रहा कि वापस कर देंगे, और अगर कंपनी कर्ज की रकम वापस ना कर सकी तो उस वक्त फिर जो इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड पड़ा होगा हम आपके हैंड ओवर कर देंगे। अब इसका मतलब है जब तक कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती तब तक वो स्टॉक इन ट्रेड यूज में है। बताएं, इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड वो इस्तेमाल में, उस टाइम फिर कंपनी उसको यूज नहीं करेगी, चूंकि क्या कहा गया था, फिर हम उसको यूज नहीं करेंगे, फिर उस वक्त हम आपको दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्रेडिटर जो है मुमकिन है वो ये भी कह शर्त लगा दे कंपनी के ऊपर, चले ठीक है हम इस बात पे मान जाते हैं, लेकिन हमसे एक वादा करें। कौन किसे कह रहा है? क्रेडिटर कंपनी से कह रहा है, एक हमसे अंडरटेकिंग करें, इकरार करें, वादा करें कि इस सर्टन अमाउंट से कम आपकी इन्वेंट्री नहीं रहनी चाहिए किसी भी लेवल पे, किसी भी वक्त। यानी 10 करोड़ से कम आपने नहीं आने देनी, हमेशा आपने हर वक्त हर लम्हे 10 करोड़ से अबव की ही लेवल ऑफ इन्वेंट्री आपने बरकरार रखना है।
कुछ समझ आई? मुमकिन है उनके कर्ज की रकम जो है वो 8 करोड़ हो, ठीक है, 7 करोड़ हो, तो फिर उन्होंने 10 करोड़ की शर्त क्यों लगाई है? कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का जहन में रख के, ठीक है ना, कि जनाब उस वक्त फिर हम इनकी जो इन्वेंट्री है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ताकि उसको बेच के अगर 10 करोड़ आ गया मिसाल के तौर पे तो अपना हम रिकवर करेंगे, बाकी उनको दे देंगे, सर एक या और कुछ नहीं तो चलो डेप्रिशिएट भी होगा, तो चलो जो हमारी अमाउंट ऑफ लोन है उस हद तक तो वो बिक जाएगी, ठीक है, तो हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो अगर ये वाला अरेंजमेंट किया गया तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग चार्ज। तो अब फर्क समझ आ गया फिक्स चार्ज का, फ्लोटिंग चार्ज का, ठीक है। तो ये चार्ज की 2 किस्में, और उसके बाद जो मॉर्टगेज और चार्ज है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे उसने वंस अगेन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ तक आज हमारा लेसन है, ठीक है जनाब, डन हो गया। ओके, फिर कल इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो चार्ज है